आपका अपना चैनल की स्टडी फन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आपका वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। दोस्तों, यदि वीडियो पे पहली बार आए हैं चैनल पर तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है यहाँ पर कि गर्मी के मौसम में उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत के कई हिस्सों में लू का अनुभव होता है। लू क्या है? लू अर्थात जिसे हम लपट के नाम से भी कहा जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि दिन में चलने वाली तेज ठंड शुष्क हवाएं, दिन में चलने वाली तेज ठंडी और नम हवाएं। और तीसरा कहता है दिन में चलने वाली तेज गर्म शुष्क हवाएं। शुष्क मतलब आप होती है आपकी सूखी हवाएं, और नम मतलब जहाँ पर नमी होती है। अब लू मतलब लपट होता है, मतलब जहाँ पर आपकी लपट गर्म गर्म हवाएं चलती हैं उसे हम लू कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा कि दिन में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क हवाएं। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि रात के समय, रात में तो गर्म हवाएं चलती ही नहीं है, चलती हैं पर उस टाइम पर थोड़ी कम चलती हैं, परंतु यहाँ पर दिन में सबसे अधिक शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं, इसलिए लू कहते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है प्रशांत महासागर, दूसरा कहता है हिंद महासागर, तीसरा कहता है अटलांटिक महासागर और चौथा कहता है आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपका सबसे गहरा महासागर है, जिसकी औसतन गहराई लगभग आपकी 4200 मीटर गहराई है इसकी। और आपके अटलांटिक महासागर की बात की जाए तो यह अटलांटिक महासागर की तट रेखा होती है, जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी है आपकी इसकी अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। और अटलांटिक महासागर को व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्त व्यस्त महासागर भी कहती है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर अटलांटिक महासागर से भी गहरा है, मतलब अटलांटिक महासागर की जो गहराई है उससे भी अधिक आपकी हिंद महासागर की है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि प्रशांत महासागर आपका सही है। और जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर की बात की जाए तो यह आर्कटिक क्षेत्र के भीतर स्थित होता है, इसलिए इसका नाम आर्कटिक महासागर भी कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि सूर्य की चमकती सतह क्या कहलाती है? प्रकाश मंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और वर्णमंडल। जैसे आपने सूर्य देखा होगा कि ये सूर्य आपका तो ऊपर जो यहाँ पर प्रकाश होता है, तो इस सतह को आप क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को ही हम सूर्य की चमकती सतह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? प्रधान, मध्याह्न, मानक समानताएं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कहता है ग्रीनविच टाइम टाइम ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसका सही जवाब होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम 180 डिग्री देशांतर कहते हैं। और इसके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात की जाए तो इसे हम सीमांकन रेखा के नाम से भी जानते हैं। सीमांकन की रेखा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती हैं? ऑप्शन नंबर पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ओजोन और चौथा है ऑक्सीजन। कौन सी हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती हैं? जैसे कि आपको पता होगा कि सूर्य की किरणों से आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें जो UVA किरणें होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, UVB और UV आपकी C होती है। इन किरणों से आपको बचाने के लिए ओजोन परत होती है, जो ओजोन गैस होती है वो आपके समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, उसे हम ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ओजोन परत। ओजोन परत ही ऐसी है जो आपकी हानिकारक किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती है और बीच में ही उन्हें अवशोषित कर लेती है, रोक लेती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओजोन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम सुबह का तारा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह इतनी चमक से चमकता है कि यह पहला तारा है जो सूर्यास्त के बाद आकाश में दिखाई देता है और अंतिम सूर्योदय से पहले गायब भी हो जाता है।
और सूर्य की बात की जाए तो सूर्य है जो आपकी पृथ्वी के लगभग आपके बराबर होता है, पृथ्वी के लगभग आकार में आपके बराबर होता है और इनका द्रव्यमान भी समान होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका शुक्र। और सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां भी माना जाता है, जुड़वां बहन के नाम से भी सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार और द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको सूर्य को पृथ्वी के आकार के बराबर माना जाता है और इनके जुड़वां भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से सीमाबद्ध नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि असम, दूसरा ऑप्शन कहता है पश्चिम बंगाल, तीसरा कहता है नागालैंड और चौथा कहता है आपका मेघालय। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आपका नागालैंड। नागालैंड ऐसा जो राज्य है वो आपके बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। और बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य आपका असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है और साथ में आपकी त्रिपुरा भी होता है और साथ में आपके मिजोरम भी है। ये राज्य हैं आपके 3 और 3 2 5 5 राज्य हैं जो आपके बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला कहता है उपसौर, दूसरा कहता है उपभू, तीसरा कहता है अपसौर और चौथा कहता है अपभू। तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी, ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है, इसके मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसकी अधिकतम दूरी को आपको अपसौर के नाम से जाना जाता है। उप का उपसौर है जो इसमें उप में उप लगा है, उप का मतलब होता है समीप। तो इसका आंसर जहाँ पर उप उप होंगे तो वो तो आपके गलत हो जाएंगे और जहाँ पर अप होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका अपसौर है और दूसरा फोर्थ ऑप्शन में अपभू है। तो यहाँ पर अपभू और अपसौर में देखा जाए तो अपसौर, सौर मतलब होता है आपका सूर्य और भू मतलब होती है आपकी पृथ्वी। तो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को, सूर्य और पृथ्वी के बीच में पूछा जा रहा है, तो इसे हम अपसौर के नाम से जाना जाता है। सूर्य स्टार्टिंग में इसलिए अपसौर के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ दूरी भी होती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका अपसौर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चीन और भारत के बीच सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि रेडक्लिफ रेखा, दूसरा कहता है मैकमोहन रेखा, तीसरी कहती है डूरंड रेखा, चौथा कहता है स्टैनफोर्ड लाइन रेखा। तो इसका सही जवाब होगा आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा आपकी सही हो जाएगा। और रेड क्लिफ की बात की जाए तो रेड क्लिफ यह भारत और पाकिस्तान की सीमा को अलग करता है। जब भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा को अलग करता है। जब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, तब यहाँ पर अध्यक्ष थे कौन, आपके सर सिरिल रेडक्लिफ थे। रेडक्लिफ थे आपके रेडक्लिफ अध्यक्ष थे। यहाँ पर उन्हीं के नाम पर इस रेडक्लिफ नाम पड़ा। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका मैकमोहन रेखा। और डूरंड रेखा की बात की जाए तो डूरंड रेखा या पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। तो यहाँ पर जब ना ब्रिटिश राजनायक थे कोई मॉर्टिमर डूरंड, उनके नाम पर यह डूरंड रेखा नाम पड़ा था। तो इसका सही जवाब है आपका मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा पड़ा था उनके नाम पर। और भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत की मानक मध्यांक रेखा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर और दूसरा कहता है आपका 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर और तीसरा कहता है 82 डिग्री एवं चौथा कहता है 83 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो यहाँ पर भारत की मानक मध्यांक रेखा आपकी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। पहला आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तीस्ता नदी जल विभाजन को लेकर भारत का किस पड़ोसी देश से विवाद है। तीस्ता नदी का भारत और किस देश के साथ उनका विवाद चल रहा है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि नेपाल, दूसरा कहता है पाकिस्तान, तीसरा कहता है बांग्लादेश
और चौथा कहता है आपका भूटान। तो इसमें आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, बांग्लादेश। बांग्लादेश में आपकी तीस्ता नदी और भारत की भी तीस्ता नदी से आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है। तो इसका सही जवाब है आपका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की स्थिति क्या होती है। जब चंद्र ग्रहण होता है, ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है और बीच में आपकी ये आपका चंद्रमा है। चंद्रमा का आकार छोटा है, सूर्य का सबसे बड़ा है, बीच में आपकी पृथ्वी होती है। तो जब यह सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आता है पृथ्वी पर, तो इसकी जो पृथ्वी की परछाई है पीछे की, तब यहाँ पर ये चंद्रमा है जी, आपका मून हैगा जी, मून है और बीच में आपकी अर्थ है कि ये पृथ्वी है। तो यहाँ पर इसकी जो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है तो इसकी जो परछाई आती है पृथ्वी की, यहाँ पर पड़ नहीं पाती है, इसलिए इसको हम बीच में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपकी पहला ऑप्शन कहता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तो ये होगा नहीं, बीच में आपकी पृथ्वी होना चाहिए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ये आपका दूसरा सही हो जाएगा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ये आपका चंद्र ग्रहण है। और आपका यदि सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण में सूर्य होता है, बीच में आपका मून होता है और आपकी लास्ट में यहाँ पर आपकी पृथ्वी होती अर्थ होती है। जब इसका प्रकाश सूर्य का प्रकाश मून पर पड़ता है तो यह प्रकाश यहाँ तक पहुँचता है, तो बीच में यहाँ पर केवल रह जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विश्व का नवीनतम बलद प्रवाह कौन सा है। नवीनतम बलद प्रवाह पर्वत कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है अरावली पर्वत, दूसरा कहता है हिमालय, तीसरा कहता है एंडीज और चौथा कहता है आपका विंध्य। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, हिमालय। हिमालय आपका नवीनतम बलद पर्वत है। अरावली की बात की जाए तो अरावली है जो वो भारत में बलद पर्वतों की सबसे प्राचीन श्रेणी होती है, जो नवीन नहीं है, आपकी सबसे प्राचीन श्रेणी है अरावली। और एंडीज की बात की जाए तो यह सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है। और विंध्य की बात की जाए तो विंध्य पर्वत श्रेणी की असंतत श्रेणी है, असंतत श्रेणी है आपकी विंध्य श्रेणी। तो इसका सही जवाब है आपका हिमालय। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्र प्रवाल भित्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है सुंदरवन, दूसरा कहता है लक्षद्वीप, तीसरा कहता है कच्छ और चौथा कहता है आपका माजुली। तो यहाँ पर प्रवाल भित्ति की बात की जाए कि सबसे जो प्रवाल भित्ति है कौन सी प्रसिद्ध है, कौन सा द्वीप पर है जो प्रवाल भित्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका जो है प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है सीमा साझा करता है। तो पहला ऑप्शन नंबर पहला कहता है गुजरात, दूसरा कहता है त्रिपुरा, तीसरा कहता है उत्तर प्रदेश और चौथा कहता है आपका तेलंगाना। ये मान लीजिए आपका भारत का नक्शा है, जो भारत है ऊपर, यहाँ पर आपकी नेपाल है, नेपाल और भूटान है, और यहाँ पर आपकी उत्तर प्रदेश लगा रहता है साथ में यहाँ, और यहाँ पर आपका बांग्लादेश है। तो यहाँ पर सीमा बनाता है आपका उत्तर प्रदेश। त्रिपुरा आपका यहाँ पर है, गुजरात आपका यहाँ पर है और तेलंगाना भी आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है जो वो आपकी राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। चंद्रमा का अर्थ है यहाँ पर सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक किसके पास है। तो ऑप्शन नंबर पहला कहता है वरुण, दूसरा कहता है बृहस्पति, तीसरा कहता है शनि और चौथा कहता है आपका अरुण। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका शनि। शनि के पास सबसे अधिक चंद्रमा है, सबसे अधिक उपग्रह है। सबसे पहले बृहस्पति के पास थे पहले, परंतु वर्तमान में आपके शनि के पास सबसे अधिक ग्रह हो गए हैं। शनि के पास वर्तमान में आपके 82 उपग्रह हैं और आपके बृहस्पति के पास वर्तमान में आपके 79 उपग्रह हैं। और यहाँ पर टाइटन ग्रह है, जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यहाँ पर सही है आपका शनि।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गहरे समुद्र में भूकंप के कारण होने वाली उच्च ऊर्ध्वाधर लहरों को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वाधर जो लहरें चलती हैं आपकी, तो समुद्र के पास है जो आपकी, तो उनको क्या कहते हैं कि सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, समुद्री लहरें। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका सुनामी। सुनामी को आप ऊर्ध्वाधर लहरें चलती हैं उन्हें हम सुनामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कहता है पर्वतों को जल एवं भंडारण क्यों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है कि वे बारिश के पानी का संग्रह कर लेते हैं। मान लीजिए आपका पर्वत है, तो वे बारिश के पानी का संग्रह कर लेते हैं, तो ये बारिश पानी वानी आएगा तो इसका संग्रह तो कर नहीं पाएगा, यानी ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि वे कई नदियों का स्रोत है। तीसरा कहता है वह खनिजों का भंडारण है। चौथा कहता है पहाड़ों में जल का भंडारण क्षमता होती है, पहाड़ों में नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, वे कई नदियों का स्रोत है, क्योंकि अधिकतर पर्वत श्रेणियों से ही आपकी नदियों का उद्गम होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, वे कई नदियों का स्रोत होती है, इसलिए इनका जल का भंडारण कहा जाता है पर्वतों को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो ज्यादातर चक्रवातों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है काकीनाडा, दूसरा कहता है विशाखापत्तनम, तीसरा कहता है पारादीप और चौथा कहता है आपका कांडला। तो इसका सही जवाब होगा आपका पारादीप। पारादीप बंदरगाह ज्यादातर चक्रवातों से प्रभावित होता है। अब यहाँ पर काकीनाडा की बात की जाए तो काकीनाडा जो होता है डीप वाटर पोर्ट भारत की पूर्वी तट पर स्थित है। जो काकीनाडा है वो भारत की पूर्वी तट पर स्थित है। और विशाखापत्तनम की बात की जाए तो विशाखापत्तनम है जो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख बंदरगाह है। और आपके कांडला की बात की जाए तो कांडला है जो वो एक कच्छ में एक बंदरगाह है। कच्छ है जो आपका, वो आपके गुजरात में है। तो कह सकते हैं कि कांडला है जो वो आपके गुजरात में है। तो पहला आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा पारादीप। पारादीप बंदरगाह ज़्यादातर चक्रवातों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में, आंतरिक मतलब सब पृथ्वी के भीतर भागों में उत्पन्न होता है। पहला कहता है बहिर्जात बल, दूसरा कहता है अंतर्जात, तीसरा कहता है ए और बी दोनों, चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा बल है जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होता है। आंतरिक मतलब अंदर के भागों में। तो बहिर्जात का मतलब होता है बाहर, ये तो पृथ्वी के बाहर होता है। अंतर्जात होता है आपके अंदर। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है चीन, दूसरा कहता है बांग्लादेश, तीसरा कहता है नेपाल, चौथा कहता है पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। इसकी लंबाई है लगभग आपके 4096, लगभग है 4096.7 किलोमीटर के आसपास ये लंबी सीमा बनाता है। और इसकी तट रेखा की बात की जाए तो तट रेखा में आपके 15,106 किलोमीटर की भूमि सीमा बनाता है। और द्वीप समूह द्वीप क्षेत्रों के सहित इसकी सीमा की बात की जाए तो 7,516 किलोमीटर की तटरेखा बनाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि केंद्र से बाहर की ओर पृथ्वी की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। जी मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का केंद्र आपका यहाँ पर है जी, ऊपर पृथ्वी है, यहाँ पर जो हम लोग रहते हैं, नीचे जो पृथ्वी का हिस्सा होता है जो बीच में कटा हुआ है, तो ये पृथ्वी है आपकी। अब पृथ्वी की आपकी 3 परतें होती हैं बीच में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ऊपर होती है आपकी क्रस्ट, बीच में होती है मेंटल, बीच में होती है आपकी कोर सबसे नीचे, और नीचे जो आंतरिक भाग है यहाँ पर सबसे नीचे आंतरिक। तो यहाँ पर बताना है कि केंद्र से आपके पृथ्वी की सतह की ओर जब जाएंगे तो इनका सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आपकी आंतरिक कोर आएगी, दूसरी आएगी फिर बाहरी कोर आएगी। ये आंतरिक कोर है यहाँ पर, फिर दूसरी आगे आएगी तो बाहरी कोर हो जाएगी। फिर नीचे आती है मेंटल,
तो आपका निचला मेंटल होता है, बीच में मेंटल भी आपके दो भागों में बटा रहता है, तो बीच में यहाँ पर जी आपका निचला मेंटल होता है। और फिर आगे आता है स्थेनोस्फियर आता है बीच में, और फिर आपका आता है क्रस्ट। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा, आंतरिक कोर, बाहरी कोर, निचला मेंटल और स्थेनोस्फियर, और चौथा आपका लास्ट में आएगा क्रस्ट। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि एक उच्च पर्वत दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला कहता है जम्मू कश्मीर, दूसरा कहता है पंजाब, तीसरा कहता है हिमाचल प्रदेश, और चौथा कहता है अरुणाचल प्रदेश। तो रोहतांग दर्रा है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे उच्च पर्वत है जो रोहतांग दर्रा है, वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। और यहाँ पर रोहतांग दर्रा के साथ साथ यहाँ पर आपके हिमाचल प्रदेश में आपके शिवकिला दर्रा भी आपके शामिल है। यहाँ पर शिवकीला दर्रा भी आपके यहाँ पर है, और बाड़ा लाचा भी आपके यहीं पर है। बाड़ा लाचा दर्रा भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही है। और यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आपके यहाँ पर जोजिला दर्रा है। और जम्मू कश्मीर में यहीं पर आपके बनिहाल दर्रा भी शामिल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपके ये दर्रे वगैरह आपको तैयार कर लेना है जी, आपकी अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है वो आपके लगभग 78% होती है आसपास। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन आपकी 21% होती है। दोनों मिलकर के आपके 99% हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लगभग 0.036 में होती है। 1% में आपकी सभी गैसें होती है। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन एक ही परसेंट में आपकी जो सभी गैसें होती हैं। हाइड्रोजन आपके बहुत ही कम होती है, 0.0005 के आसपास होती है। 4 बार 0 और 5 यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब, और 1% में आपकी सभी गैसें होती है। दोनों एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपके 99% में होती है। तो सबसे अधिक आपके यहाँ पर नाइट्रोजन हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि नदी के मुहाने, नदी होती है जो नदी, तो नदी के मुहाने पर अपसादों के निक्षेपण, अपसाद यहाँ पर जब कोई नदी बहती है तो यहाँ पर तो अपसाद आते हैं, तो यहाँ पर रुक जाते हैं अपसाद। तो पहले पुरानी मिट्टी आएगी, फिर नई मिट्टी जम जाती है। तो अपसादों के निक्षेपण, निक्षेपण मतलब जो मिट्टी आती है बहाव को ले जाकर कहीं दूसरी जगह रुक जाती है। तो वहां पर बनने वाली त्रिभुजाकार आकृति या त्रिभुज की आकार की आकृति बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं। समुद्र तट, डेल्टा, चाप और ग्लेशियर। समुद्र तट जो त्रिभुजाकार आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा आपका डेल्टा। डेल्टा बनता है जो आपका यहाँ पर ऐसे पंजे के आकार का बनता है, इसी को ये त्रिभुजाकार आकृति बनती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।